हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, अर्थात जो उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक स्तर में जाने वाली ऊर्जा को ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होता है, कितना ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या है एग्जैक्ट जानना क्या काफी मुश्किल होता है। अतः हम प्रायः जीव भार व प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ही ऊर्जा के अनुमानित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करता है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जीव भार अर्थात जीवों के भार एवं प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ही ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है 15,000 अर्थात 15,000 क्या है, जो पेड़ पौधे का भार है अर्थात उसका जीव भार है, और यहाँ पर जो प्राथमिक उत्पादन है वो उसका जो भार है वो क्या है 1,500 है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालते हैं अर्थात इसको क्या करते हैं प्रतिशत निकालते हैं, तो हमको इस प्रकार से 10% प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको प्रवाह को दर्शाने के लिए प्रयास किया जाता है, अर्थात जीव भार और प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। ओके, आइए जीव भार की पिरामिड के आधार पर ही हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित ऊर्जा के प्रतिशत को ज्ञात करने का प्रयास करें। तो चलिए इसी के आधार पर ही जीव भार की पिरामिड के आधार पर ही क्या करते हैं, हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित ऊर्जा के प्रतिशत को ज्ञात करने का प्रयत्न करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र 10 पोषक स्तरों में अनुमानित ऊर्जा का प्रतिशत। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि प्रदर्शित है, यहाँ पर जो प्राथमिक जो क्या है पोषक स्तर है, इसमें जीव भारों की संख्या कितना है, तो इसमें प्रदर्शित है 15,000, और यहाँ पर जो द्वितीय पोषक स्तर में जो जीव भारों की संख्या वह दर्शाया गया है 15,000 अर्थात 1,500 अर्थात 1,500। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग प्रतिशत निकालने की क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होता है 1,500 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाई 100। तो क्या होता है 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक इसी प्रकार से 1 0 आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर जो 15 और 15 क्या होता है वह आप क्या होता है, यहाँ पर 1 0 बचा है तो 1 0 कैंसिल हो गया, 3 0 2 और 1 3 0 आपस में कैंसिल हो गया। ओके, तो ऊपर में क्या बचा 150 और नीचे में बचा 15, तो 15 एक कम 15 कटा, 15 एक कम 15 बचे क्या 0। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ 10 अर्थात 10% प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगले पोषक स्तर के लिए निकालते हैं, जैसे कि प्राथमिक पोषक स्तर के, द्वितीय पोषक स्तर के, तृतीय पोषक स्तर के निकालते हैं, तो 1500 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो होगा 150 अर्थात 150 होगा डिवाइडेड बाय, अब इसका क्या है जो जीव भार का जो क्या है जो इसका जीव भार है उसको क्या करते हैं हम लोग, जो द्वितीय पोषक स्तर का जीव भार इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1,500 मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से 0 0 आपस में कैंसिल हो जाता है, 15 एकम 15 था, इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है 10% प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगले पोषक स्तर के लिए निकालते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 150 इक्वल, इस प्रकार गुणा क्या करेंगे 100, तो इस प्रकार से 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, 15 एकम 15 था, इस प्रकार से हमको यहाँ पर भी 10% प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से प्रत्येक पोषक स्तर में जो ऊर्जा होता है क्या होता है 10% के रूप में प्रवाह होता है। ओके, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कितना प्रतिशत होता है, वह 10% होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें कितना हो रहा है 10% प्रवाह हो रहा है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पौधों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे पूरे पृथ्वी पर उपस्थित है, वो अपने भोजन का निर्माण क्या करता है स्वयं करता था। तो क्या करता है सौर ऊर्जा था, सूर्य से क्या करता है वह ऊर्जा से क्या करता है अपने भोजन का निर्माण करता है।
तो सौर ऊर्जा का लगभग क्या होता है, 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अर्थात जो पेड़ पौधे वो क्या करता है, वह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से ऊर्जा का जो 1% भाग है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा खपत हो जाता है। ओके, इसके भी 10% भाग पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है, अर्थात सौर ऊर्जा का 0.1%। ओके, तो इसके भी क्या होता है, जो 10% भाग होता है वह पौधों को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, अर्थात जो डायरेक्ट पेड़ पौधों पर क्या करता है, आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं क्या करता है, वह उसका उपभोग करता है। तो उसके लिए कितना होता है, उसका 0.1% ऊर्जा उपलब्ध होता है। अर्थात जैसे कि 1% का क्या निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1% का क्या निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, 1/10 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 से जाएगा क्या, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या रहते हैं, दशमलव। ओके, तो इसके पश्चात अब 10 हो गया, तो 10 से कम 10। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1% एनर्जी का जो भाग होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 0.1% भाग ही उपलब्ध हो पाता है। ओके, प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है, अर्थात ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता लगभग 10% होती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए जो भोजन का जो लगभग 10% क्या होता है, वह जैव भार था जीव के भार में परिवर्तित होता है, जो कि अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है, अर्थात ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता लगभग 10% होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो चलिए इसको क्या अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इसको हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार से इसमें 10% की दक्षता होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं किसी भी जीव का जो भार है, जैसे कि 1000 लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा एवं हजार। ओके, तो 1000 किलो कैलोरी क्या है, इसका एनर्जी है। ओके, तो अब इसका हम लोग 10% निकालते हैं, तो इस प्रतिशत में क्या होगा, जब 10% निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, 100 में डिवाइड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसका 10% निकालते हैं, वह 10 में परिवर्तित हो जाता है। इसका 10% निकालते हैं तो 1 किलो कैलोरी, अर्थात 1 किलो कैलोरी एनर्जी में क्या हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पोषक स्तर में जो ऊर्जा का जो क्या होता है, हानि होता है, कितना परसेंट होता है, 10% होता है। अर्थात 10% ऊर्जा ही क्या होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में प्रवाह होता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये 1000 क्या है, जैसे कि धान के पौधे लेते हैं या फिर कोई भी क्या है, पेड़ पौधे है। ओके, तो अभी पेड़ पौधे क्या करता है, ओके, तो डायरेक्टली क्या करता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या करता है, इसका 10% क्या करता है, इसको कंज्यूम कर पाता है। ओके, तो अब इसको कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, इसका जो बचा 10% होता है क्या करता है, जो 10% वाले जो जीव होता था, जो तृतीय उपभोक्ता होता जो तृतीय पोषक स्तर का जो जीव होता है वह 10% को ले लेता है, फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर है इसमें क्या होता है, ऊर्जा की दक्षता लगभग, अर्थात ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता 10% ही होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसका प्रतिशत निकाला। जैसे कि हम लोगों ने इसका 10% निकाला तो हमको 100 प्राप्त हुआ, 100 का 10% 10 प्राप्त हुआ, एवं 10 का 10% 1 प्राप्त हुआ। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो द्वितीय पोषक स्तर होता था जिसको क्या करते हैं हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, तो जो पहले वाले पोषक स्तर है उसको पहले लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों को सेकंड का निकालना है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, तो सबसे पहले द्वितीय पोषक स्तर को मान को लिखेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, जो पहले पोषक स्तर है उसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए 1000 लिखते हैं, उसके पश्चात क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 0 0 आपस में कैंसिल होगा, 2 0 2 0, 1 0 कैंसिल होगा, 1 0, तो 10 1 कम 10, अर्थात इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त हुआ, 10। अब यही क्या है, इसका प्रतिशत है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या हम लोगों ने इन सभी का क्या किया, इसी प्रकार से प्रतिशत निकाला। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में क्या होता है, जो ऊर्जा होता है था, जो ऊर्जा की परिवर्तन की जो दक्षता था वह लगभग 10% ही होता। ओके, ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग होती है और 2 से लेकर 24 तक के आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। ओके, तो जो ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता क्या होता है, यह भी अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग होता है।
और यह 2 से लेकर 24% तक के आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है। अध्याय 7 की मदद ले। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वह अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं क्या करता है, वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, जो सौर ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अध्याय 7 की मदद ले। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग क्या अध्याय 7 में और अच्छे से जानेंगे। ऊर्जा की कुछ मात्रा जैविक क्रियाओं को चलाने में काम आते हैं, तो कुछ जीव के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ओके, और ऊर्जा की जो कुछ मात्रा होती है क्या करता है, वो जैविक क्रिया था जीवों में होने वाले जो क्रिया है उसको चलाने के लिए काम में आता है, तो कुछ जीव के शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, जो इस प्रकार से क्या होता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए जो ऊर्जा की मात्रा क्या होता है बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1000। ओके, तो 1000 का जब इसको ऊर्जा स्तर अथवा परसेंट निकाले तो हमको 100 प्राप्त, तो 100 का 10, 10 का 1, अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में क्या हो रहा है, जो ऊर्जा की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उपभोक्ताओं के क्या होता है, ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाता है। अर्थात लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वह सीधा होगा। क्यों, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पर ही होगी। क्यों होता है, क्योंकि जो उत्पादक होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा वह उत्पादकों की स्तर पर होगा। जहां पर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्पादकों की संख्या पर क्या था, उत्पादकों के स्थान पर क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि पारिस्थितिक तंत्र कितना विविध क्यों रहा, उनमें कुछ बुनियादी समानता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में कितनी भी विभिन्नता क्यों ना, उसमें कुछ बुनियादी समानता होते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर जो पोषक स्तर होगा उसमें क्या होगा, उत्पादकों को जो एनर्जी होगा वह सबसे अधिक होगा, एवं जो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा उस पर जो एनर्जी है वह सबसे कम होगा। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है वह बल्कि विविध क्यों ना, परंतु उसमें समानता होता है। ऊर्जा का प्रवाह ऐसी समानता को दर्शाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह इसी प्रकार के समानता को दर्शाता है। कैसे, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः किसी पर खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं, ऐसा क्यों होता होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं और ऐसा क्यों होता होगा। तो सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 पोषक स्तर होता है। क्यों, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो ज्यादातर क्या होता है, चलिए 5 ले लेते हैं। तो क्या होता है, जो सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में 5 पोषक स्तर होते हैं। क्यों, तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि सर्वोच्च ओके, इसको याद रखिएगा कि जो पांचक या फिर जो पंचक पोषक स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वोच्च पोषक स्तर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उस जीव को खाने वाला अन्य जीव नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, खाद्य श्रृंखला 5 पोषक स्तर ही होता है। ओके, तो मान लीजिए यदि 5 पोषक स्तर से अधिक हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो जीव है उसको क्या है, पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। था इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 पोषक स्तर होते हैं। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो चलिए इसको धान के पौधे के द्वारा समझते हैं। जैसे कि धान के पौधे। ओके, तो धान के पौधे उसके पश्चात क्या होता है, शाकाहारी कीट। शाकाहारी कीट के होता है मांसाहारी कीट। मांसाहारी कीट से होता है मेढक, और मेढक से होता है सांप। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसमें कितने पोषक स्तर है, 1 2 3 4 एवं 5। ओके, तो प्रत्येक में क्या होता है, इसमें ऊर्जा की क्या होता है, 3% का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ तक आते आते क्या होता है, जो एनर्जी इसके लिए क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होता है। तो सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में 5 पोषक स्तर होता है। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि
इससे क्योंकि इसके पश्चात क्या होता है, जो अन्य जीव होता है उसको पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 पोषक स्तर होते हैं। क्रियाकलाप 1 में अपने अवलोकन के आधार पर आपने जो खाद्य श्रृंखला बनाए थे उसमें कितने पोषक स्तर थे। ओके, तो जिससे कि हम लोगों ने इंटर रिलेशन के बारे में जाना था, अर्थात अंतर संबंधों का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो उस क्रियाकलाप के द्वारा हम लोगों ने जाना था किसी भी ग्राउंड या फिर किसी भी जो मैदान क्या कहते हैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा का क्या कहता है, उसमें हम लोगों ने क्या जीवों का अवलोकन किया था। ओके, तो चलिए उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में अपने अवलोकन के आधार पर आपने जो खाद्य श्रृंखला बनाए थे उसमें कितने पोषक स्तर थे। ओके, तो उसमें 4 पोषक स्तर थे। कौन कौन से, तो चलिए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले थे 500 पौधे, उसके पश्चात 50 कीड़े मकोड़े, उसके पश्चात है 5 मेढक और इसके पश्चात है 1 चील। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसमें कितने पोषक स्तर है, तो 1 2 3 एवं 4 अर्थात 4 पोषक स्तर है। ओके, धान की खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि धान की खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर है। तो धान की खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 पोषक स्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं धान के पौधे के पश्चात शाकाहारी कीट के पश्चात मांसाहारी कीट के पश्चात मेढक और मेढक के पश्चात सांप। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि धान की खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 पोषक स्तर है। यदि धान की खेत में उत्पादकों के स्तर के प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे, गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाए। ध्यान रखिए कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में भी इतना ही स्तर है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यदि धान की खेत में उत्पादकों के स्तर के प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। ओके, तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको इसको बताना होगा। उसके पश्चात है कि गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाए। साथ हमको पिरामिड बनाना है। ध्यान रखिए कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही। ओके, तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्या है डिनोट करना है कि प्रत्येक स्तर पर जो ऊर्जा है वह 10% ही होना चाहिए। क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में भी इतने ही स्तर है। तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए इसका क्या करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। जैसे कि 5000 है। ओके, तो 5000 का हम लोग क्या करते हैं 10% निकालते हैं, तो हमको कितना प्राप्त होता है 500 प्राप्त होता है। इसका 10% निकालते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है। ठीक, इसी प्रकार से 50 का 10% निकालता है 5 प्राप्त होता है, और 5 का 10% निकालता है तो हमको 0 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि धान की खेत में उत्पादकों के स्तर पर प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 पोषक स्तर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 एवं 5। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या 5 पोषक स्तर का गणना किया। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या पिरामिड के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका पिरामिड को डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसका हम लोग पिरामिड की तरह समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट में 5000 है, 5000 किलो कैलोरी। इसके पश्चात था 500, तो इसके पश्चात था 50, इसके पश्चात है 5 और अंत में है 0.5। ओके, तो इस प्रकार से इस पिरामिड में भी क्या कर सकते हैं हम लोग अवलोकन कर सकते हैं कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह क्या हुआ सीधा है। ओके, कैसे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें 10% क्या होता है, 10% क्या होता है ऊर्जा की प्रवाह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें कमी होता जाता है। ओके, क्या आपके द्वारा बनाए गई खाद्य श्रृंखला में भी इतने ही स्तर है। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हम लोग आपको बनाए द्वारा खाद्य श्रृंखला जैसे कि धान के पौधे का एग्जाम्पल है, तो इसमें भी क्या है केवल 5 ही पोषक स्तर है। ओके, कोई भी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा की प्रवाह का एक मार्ग दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो खाद्य श्रृंखला क्या होता है वह ऊर्जा की प्रवाह के मार्ग को दर्शाता है। तो सभी में क्या हो रहा है ऊर्जा का प्रवाह 10% के रूप में हो रहा है।
खाद्य जाल ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है, और जो खाद्य जाल होता है वह ऊर्जा के बहुत सारे मार्गों को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाद्य जाल ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा की पिरामिड से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा की पिरामिड, जैसे खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा की पिरामिड से स्पष्ट होता है कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में हो रहा है। ओके, अर्थात प्रथम स्तर को ही देखें तो पौधों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रथम स्तर को ही देखें जैसे कि पौधों, ओके, तो पौधों के द्वारा उपयोग में जो ली गई जो सौर ऊर्जा होता है वह पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या नहीं? ओके, तो वह रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होते जाता है। पोषक स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए चित्र 11 की मदद ली जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चित्र 11 में हम लोग देख सकते हैं, चित्र 11 पारिस्थितिक तंत्र में अनुमानित ऊर्जा का प्रवाह। तो इसमें प्रदर्शित किया गया है कि जो प्रथम पोषक स्तर से क्या होता है, जो अन्य पोषक स्तर होता है क्या होता है, किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।